दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ठीक है, तो समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास अधिक संपत्ति हो। ठीक है दोस्तों, वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो, जिसके पास ज़्यादा धन हो, वो ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, जो दान करता हो, जो दयालु हो, उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है, जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है, वह घृणा का पात्र होता था। ठीक है दोस्तों, जो खुद के लिए सिर्फ स्वार्थी हो, खुद के लिए सिर्फ देखता हो, खुद के लिए संपत्ति इकट्ठा करता हो, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, अब प्राचीन तमिलकन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ इतिहास साहित्य लेख मिले हैं। ठीक है, और ये तमिलकन चित्र क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊं, जिनमें जो है इन आदेशों को संचय किया गया है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, और यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने और लिखने वाले कवियों के आश्रयदाता होते थे। ठीक है, और ये जो तमिलकन क्षेत्र है वो दक्षिण भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों को माना जाता है, जो कि वर्तमान के जो राज्य हुआ करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इस तीनों क्षेत्रों को तमिलकम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियां हुआ करती थी, भारत के दक्षिण क्षेत्र में अर्थात तमिलकम क्षेत्र में, जो कि ये राज्य अभी वर्तमान में है। ठीक है, और तमिलकम क्षेत्र में चोल चेर और पांड्य जैसी सरदारियां अस्तित्व में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में इसके मैप के द्वारा आपको बताया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बताया था कि मैप से बताया था कि जो तमिलकम क्षेत्र में जो है चोल चेल और जो पांड्य जो शासन हुआ करते थे, उसको मैंने मैप में अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है दोस्तों, और सातवाहन शासक के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी। ठीक है, पिछले चैप्टर में। तो दोस्तों आपको वो चैप्टर याद होगी तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ रही है। ठीक है, यह राज्य काफी समृद्ध थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण था। ठीक है दोस्तों, धन और निर्धन, धनी और निर्धन के बीच विषमता जरूर थी। ठीक है दोस्तों, जो अमीर होता है और जो गरीब होता है, इसके दोनों के बीच तो विषमताएं होती ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समृद्ध लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांट कर उन अपने संसाधनों का उपयोग करें। पहले इस तरह माना जाता था कि जो समृद्ध है, जो अमीर है, वो अपने संसाधनों का दूसरों के साथ मिल बांट कर उपयोग करे, लेकिन ऐसा अभी नहीं माना जाता है। अभी सब कोई स्वार्थी हो गया, सब कोई अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही जानता है और अपने बारे में ही जो है खुद का ही विकास करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था यहीं तक। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक सामाजिक अनुबंध, इसको भी जानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ने समाज में फैली विषमताएं के लिए एक अलग अवधारणा दी, जो बौद्ध धर्म था। ठीक है दोस्तों, जितने भी मैंने आपको समाज की विषमताएं बताई, ठीक है, उसके लिए एक अलग ही अवधारणा दी। ठीक है दोस्तों, ये जो है सुत्त पिटक नामक ग्रंथ एक मिथक का वर्णन करता है। ये जो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ, ये कौन सा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है ना? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या वर्णन किया गया है, किस मिथक का वर्णन किया गया है न? प्रारंभ में मानव पूरा विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी पूरा विकसित नहीं थी। ठीक है दोस्तों, सभी जो है सभी जीव एक शांतिपूर्वक जगत में रहते थे। ठीक है, कोई भी विकसित नहीं था, सब कोई शांति से रहा करता था। ठीक है, जो है प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना उसके साथ, जितना एक समय के लिए भोजन की उसकी आवश्यकता हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो है व्यवस्था समाप्त होने लगी। पहले क्या हुआ करता था कि किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ करता, विकास नहीं था, सब कोई जो है बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था कि प्रकृति से उतना ही जो है संसाधन उपलब्ध मतलब प्राप्त करता था जितना उसकी जरूरत हुआ करती थी। लेकिन जो है समाज धीरे धीरे बदल गया। ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी मैंने आपको बताए वो जो है समाप्त होने लगे। मनुष्य जो है लालची और कपटी होने लगा, समाज में बुराइयां फैलने लगी। ऐसे में लोगों ने विचार किया कि क्या हम ऐसे मनुष्य को चुन सकते हैं जो उचित बात पर क्रोधित हो, जो ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरों को
प्रताड़ित हो, अर्थात प्रताड़ित करते हैं, अर्थात परेशान करते हैं, थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सजा दे, ऐसे व्यक्ति को समाज से निकाल दे जिन्हें निकालने की आवश्यकता हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति इन लोग को, ऐसा कोई जो है आदमी की इन लोग खोज करते थे, खोज कर रहे हैं कि जो बहुत ही मतलब जैसा सिचुएशन है उस तरह से ये डिसीजन ले। ठीक है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को समाज से निकाल दे जिन्हें निकालने की आवश्यकता हो, और उसे इस कार्य के बदले हम सभी मिलकर चावल का अंश देंगे। जितने भी ये जो है मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जितने भी कार्य बताए, वो कार्य अगर कोई करे तो उसके बदले चावल का अंश देंगे। जितने भी निवासी हैं सभी लोगों की सहमति से बने चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि राजा का जो पद है, पद द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऐसा पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो राजा की मांग कर रहे हैं, राजा का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो राजा हुआ करता था पहले क्या होता था कि लोगों द्वारा चुना करता था, लोगों द्वारा चुना हुआ होता था और उसी के जरिए राजा बनता था। ठीक है दोस्तों, और जो जनता की जितनी भी इतनी सेवा बताएं उसके बदले जो है टैक्स दिया करती थी। ठीक है दोस्तों, जो जनता हुआ करती थी वो राजा को टैक्स दिया करती थी, इस जितने भी मैंने आपको सेवा बताएं उसके लिए। ठीक है, और इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं को किसी व्यक्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसे बदल भी सकते थे। ठीक है दोस्तों, जो है वहाँ के निवासी जो हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो चाहे तो उस व्यक्ति को राजा बना भी सकता था और उसे हटा भी सकता था। ठीक है दोस्तों, तो जनता के ऊपर सारे चीज निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऐसा ही हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था वो लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको दो प्रश्न सामने में दिखाई दे रही है। इतिहासकारों द्वारा साहित्य स्रोतों के इस्तेमाल के समय कौन सी सावधानियां बरती जाती है, अर्थात जो इतिहासकार हुआ करते थे उसको कोई भी साहित्य मिल जाता है तो क्या वो आंख बंद कर विश्वास कर लेते थे, या फिर उसके लिए उसका मतलब परीक्षण करते हैं, उसके लिए समालोचनात्मक जो है जितना भी मैंने आपको बताया वो करते हैं, या फिर मतलब किस तरह से उसको बिलीव करते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। कोई भी उसने ग्रंथ मिलता है तो उन ग्रंथों को किस तरह से उसका व्याख्या करते हैं, किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, किन किन पहलुओं पर उन लोग विचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि इतिहासकार किस ग्रंथ जो है किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं। तो पहले इसको जान लेते हैं दोस्तों। कोई भी ग्रंथ मिल जाए इस इतिहासकार को तो वो जो है ग्रंथ की जो भाषा है उसको पहले जानते हैं, उसके बाद जो है ग्रंथ किस प्रकार से लिखा गया उसको पहले देखते हैं, उसके बाद जो है उसको जो कौन लिखा है उसका लेखक के बारे में जिक्र करते हैं, उसके बाद लेखक का जो दृष्टिकोण है वो उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद जो श्रोता हुआ करता है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद रचना का काल किस टाइम पे इसका रचना हुआ वो जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो रचना जो है जो ग्रंथ लिखा गया वो कहाँ पे लिखा गया, किस जगह पे लिखा गया। ठीक है, इसके बारे में जितने भी पहलू मैंने बताए ये सारे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसको मैंने पॉइंट्स वाइज लिख दिए हैं, इसको पहले इसको बहुत ही अच्छी ढंग से जानते हैं। इतिहासकार जो है ग्रंथ की सेवा, ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया है उसको जानते हैं, जैसे कि हो गया पाली, प्राकृति एवं तमिल जो कि आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, और जो संस्कृत भाषा थी वो पुरोहित तथा खास वर्गों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, और इतिहासकार जो है ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते थे। ग्रंथ कई प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि कथा ग्रंथ या फिर मंत्र ग्रंथ, और जो कथा और मंत्र ग्रंथ ये क्या हुआ करता है इसको भी जानते हैं। कथा ग्रंथ किसे कहते हैं और मंत्र ग्रंथ किसे कहा जाता है। ये जो कथा हुआ करता है उसे जिसे लोग पढ़ और सुन सकते हैं उसे कथा ग्रंथ कहा जाता है, और ये जो मंत्र ग्रंथ है, मंत्र ग्रंथ ये क्या होता है, अनुष्ठान के दौरान अर्थात पूजा पाठ के दौरान कोई यज्ञ होगा उसके दौरान अनुष्ठान करता अर्थात पंडित द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई जो कि पंडित हुआ करता है वो जो बोलता है या फिर जो पढ़ता है उसे मंत्र कहा जाता है। आपके घर में यदि पूजा हुआ करता है, कोई पंडित पूजा करता है तो आप जानते होंगे। ठीक है,
इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो होते हैं वो लेखकों को जानते हैं कि किस लेखक ने किस तरह से इसको लिखा होगा। ठीक है, किसी ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, उस लेखक का दृष्टिकोण क्या है, इसको बारे में जानते हैं। ठीक है, इतिहासकार ग्रंथ के स्रोतों पर भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ स्रोतों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही कोई ग्रंथ लिखा जाता था। ठीक है, और इतिहासकार जो है, इतिहासकार ग्रंथ के काल का भी ध्यान रखता है कि किस काल में वह लिखा गया है। ठीक है, और वह ग्रंथ जो है किस काल में लिखा गया है, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, ग्रंथ की रचनाकार रचना भूमि का भी ध्यान रखा जाता था कि किस जो ग्रंथ है वो किस स्थान पर लिखा गया है। इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रखकर विशेष विश्लेषण करने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहासकार के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उसके बारे में पहले इतिहासकार क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं कि यह सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद किसी साहित्य पर किसी ग्रंथ पर वो विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा एवं विषय वस्तु। तो इसको भी जानते हैं। ये जो है महाभारत का जो पाठ हमें इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, ये जो महाभारत है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषा से काफ़ी सरल है। ठीक है दोस्तों, ये जो वेद है और ये प्रशस्तियों है, ये लोग दोनों की जो भाषा हुआ करती थी संस्कृत, ये जो है कठिन हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, किसके मुकाबले, न किसके कंपैरिजन में, न महाभारत के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, और ये जो महाभारत हुआ करती थी, ये जो संस्कृत भाषा में महाभारत लिखी हुई है, ये महाभारत संस्कृत भाषा बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल संस्कृत शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, और इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर पर आसानी से समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम महाभारत को दो खंडों में बांटकर देखें तो ये जो पहला है आख्यान, अर्थात इसमें कहानियों का संग्रह प्राप्त होता है, और ये जो है उपदेशात्मक, इसमें क्या होता है ना, सामाजिक आचार विचार के मापदंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत ग्रंथ एक भाग में नाटकीय कथानक था। ठीक है, लेकिन जो है इसमें उपदेशात्मक भाग जो है बाद में जोड़े गए। ठीक है, पहले जो है नाटकीय था, स्टोरी था, इस तरह माना जाता था, लेकिन जो है अब उपदेशात्मक कुछ सीख मिलती है उससे, ऐसा जो है ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेखक एक या अनेक और तिथियां। इसका मतलब क्या है कि जो महाभारत है इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना विशाल ग्रंथ है, इसको लिखने में क्या एक लेखक ने लिखा है या फिर इसमें बहुत सारे लेखक लिखे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो है 1000 वर्षों तक लिखा गया ये ग्रंथ महाभारत। तो यदि आप सोच रहे होंगे, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे होंगे, तो यदि किसी व्यक्ति की आयु लगभग कितनी होती है, 60 से 80 तक होती है। ठीक है, तो ये 1000 वर्षों तक लिखी गई, तो आपको यही पता चल गया होगा कि जो महाभारत है इसको कई एक व्यक्ति ने तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। महाभारत की मूल कथा जो है उस जो रचयिता है महाभारत की मूल कथा का, वो जो है भाट सारथी है और इन्हें सूत भी कहा जाता है। ठीक है, और यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे तथा इनकी विजय गाथा और वह उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से ही होता था, लेकिन 5वीं शताब्दी के दौरान, 5वीं शताब्दी के बाद जो है ब्राह्मणों ने इन कथाओं परंपराओं पर जो इसमें अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि मौखिक रूप से होता था, अब लिखित रूप में होने लगा। ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत के रचना काल का एक और चरण दिखा। इस समय भगवान विष्णु की पूजा बहुत अधिक होने लगी थी। श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। बाद में लगभग 200 से 400 ईस्वी एडी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक
महाभारत में जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि विष्णु जो भगवान है उसकी पूजा बहुत ही ज्यादा होने लगी थी। ठीक है, प्रारंभ में यह ग्रंथ जो है जो है 10,000 श्लोक से कम था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में जो है यह ग्रंथ जो है 10 लाखों से 10,000 से 10,000 श्लोकों से कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें श्लोक की संख्या बढ़ती गई और 1 लाख श्लोक हो गए, अर्थात तो इतनी ज्यादा श्लोकों की संख्या बढ़ गई। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो कितनी विशाल रही होगी। ठीक है, साहित्य परंपरा में जो है महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपसे यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो है साहित्य परंपरा में जो महाभारत के रचयिता जो है वो किसे माना जाता है ना, ऋषि व्यास को। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मूल रचयिता है, भारत के मूल रचयिता, वो किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? भाट सारथी। ठीक है, और एक मैंने क्या बताया, सुंधाकर, वी.एस. सुंधाकर, वो क्या है ना, भारत महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण जो है उसको तैयार किए थे। ठीक है, तो आपको बहुत किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सादृश्यता की खोज। ठीक है, तो इसको भी जानते हैं। महाभारत में भी अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का जीवंत चित्रण मौजूद है। ठीक है, 1951-52 में पुरातत्ववेदों वीवी लाल ने मेरठ, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, कि हस्तिना जो पुर है वो गांव में उत्खनन का काम किया। ठीक है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा मानते हैं ये कि ये जो स्थान है वो कुरवा की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इन लोग जो है मानते हैं। ठीक है, और बीबी लाल जो है, बीबी लाल को क्षेत्र में आबादी के 5 स्तर के सबूत मिले हैं। 5 स्तर कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई सभ्यता है, ठीक है, कोई भी सभ्यता है, यहाँ पे कोई सभ्यता बसी है। ठीक है, ये सभ्यता जब खत्म हुई उसके बाद कोई सभ्यता आई। ठीक है, तो इसके ऊपर हो गई, कहीं ना कहीं परत बढ़ते गया। ठीक है, फिर से एक कोई सभ्यता आई। ठीक है, कोई फिर से कोई समाज ने शासन किया, फिर से कोई समाज ने शासन किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस 5 तरह के 5 स्तरों को जो है इसके सबूत मिल गए। किसको ना, बीबी लाल को। ठीक है, ये जो उत्खनन करने के पश्चात बीबी लाल जो है ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा, जो कि पहला स्तर ये है, दूसरे स्तर, ये दूसरे स्तर के बारे में लिखा। क्या लिखा ना, इसको जानते हैं। जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहां घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, कोई भी योजना नहीं थी, कोई भी प्लानिंग नहीं था। लेकिन वहां यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की भी बनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुआ करती थी या फिर कच्ची मिट्टी की बनी थी। ठीक है दोस्तों, सरकंडी का छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज भी की गई थी। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि कुछ घरों की दीवारें जो है वो सरकंडे से बनाई गई थी। ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी के प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये तो है दूसरे स्तर की, लेकिन जब तीसरे स्तर की खुदाई की तो इससे क्या पता चलता है, इसको जानते हैं। ये जो है तीसरा स्तर, इसमें जो है घर जो है कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुआ करते थे। ठीक है, घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए ईंटों के नाले अर्थात नाली जो है वो बनाए जाते थे। कुएं का साक्ष्य मिलता है, कुएं का प्रयोग हुआ करता था उस समय। किस समय? तीसरे स्तर का बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मल की निकासी वाले गर्त दोनों का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये मल मतलब जो गंदगी हुआ करती थी, जो नाले में जितने भी कचरे हुआ करते थे वो किसी गड्ढे में वो मतलब गड्ढे में घुसा दिए जाते थे। ठीक है, महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा जो है वो द्रौपदी से 5 पांडवों ने विवाह की, ये था। ठीक है दोस्तों, ये जो 5 पांडव है, मैंने आपको प्रश्न भी पूछा है इससे पहले, ये 5 पांडव के नाम क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये 5 पांडव जो है वो पांचों पांडव ने एक ही स्त्री द्रौपदी से शादी की थी। ठीक है दोस्तों, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो है बहुपति प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, अर्थात किसी एक स्त्री के बहुत ज्यादा पति हो तो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। इसे मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पहले थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, समय के साथ बहुपति प्रथा
बाद में ब्राह्मणों में अमान्य हो गई। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण जो थे वो इसको अमान्य मानते थे बहुपति प्रथा को। ठीक है, और लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा जो है आज भी प्रचलित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है स्त्री की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि स्त्री जो है वो कम हुआ करती थी, इसके कारण जो है बहुपति प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक गतिशील ग्रंथ। इसका कहने का अर्थ है कि जो महाभारत है ये क्या एक गतिशील ग्रंथ है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको जानते हैं। ये जो है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इसकी रचना हजारों वर्षों तक होती रही है। ठीक है दोस्तों, किसी ग्रंथ को बहुत ही हजार वर्षों तक होती रही है किसी ग्रंथ की रचना, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विशाल रही होगी, और इसे गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे नए नए प्रकरण जुड़ते गए। अर्थात मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो है मूल रचयिता भाट सारथी ने की। ठीक है, उसके बाद इसको एडिट किया गया, बहुत ही मतलब कुछ कुछ जो थे उसको कमी थे उसको भरा, या फिर जो नहीं था उसको हटाया गया। ठीक है, फिर से एक दूसरा ग्रंथ की रचना की गई। इसी तरह से नए नए प्रकरण अर्थात तो टॉपिक, कुछ कुछ प्रकरण, नए नए प्रकरण जोड़े गए। इससे एडिट करते 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 जो है इसके कारण जो है फिर से इसको एडिट किया गया। ठीक है, फिर से इस तरह से नए प्रकरण जोड़े गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे नए नए प्रकरण जोड़ते गए, इसके कारण इसे गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों में इसे महाकाव्य से कई भाग भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ठीक है, और अनेक कहानियों को जिन का उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ, इनका महाकाव्य में समाहित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, और इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इससे नाटक और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहीं पे हमारा जो चैप्टर होता है वो एंड होता है। दोस्तों मैंने जितने भी आपको टॉपिक समझाए होंगे, आशा करता हूँ जितने भी टॉपिक समझाए आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आशीष शॉर्ट्स, उससे भी आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं आपको आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।